हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर 6 आपकी स्क्रीन पे है। आज हम फिर से ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाएंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड को, मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? मेमोरी ग्लैंड, जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ये आपका एग्जाम आरएमएल में आया हुआ है। आरएमएल दिल्ली जो स्टाफ नर्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेमोरी ग्लैंड इन मैमल इज मॉडिफाइड। तो जो मेमोरी ग्लैंड है वो किससे मॉडिफाई होके बनते हैं? तो क्या सिलिवरी ग्लैंड से? तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल आंसर है ही नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, लैक्रिमल ग्लैंड से? तो बिल्कुल नहीं। स्वेट ग्लैंड से? तो हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, स्वेट ग्लैंड से। सिबिशियस ग्लैंड कुछ बुक्स लिखती है, बट आप हमेशा याद रखना कि जो मेमोरी ग्लैंड जो है वो कहाँ से, किसकी मॉडिफिकेशन होती है? तो स्वेट ग्लैंड्स की। बेसिकली स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? जो हमें पसीना आता है ना, तो वो पसीना किससे आता है? स्वेट ग्लैंड से आता है। तो जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जिन सेल से स्वेट ग्लैंड बनते हैं, उन्हीं से वैसी ही सेल्स होती है जो मेमोरी ग्लैंड्स को भी बनाती हैं। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट को ही मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, और लार्ज मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एपोक्राइन लिखा हुआ है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, ऑल्दो सम ऑथर आर्ग्यू दैट मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। कुछ ऑथर्स यहाँ पे ये बेसिकली कंट्रोवर्शियल है, बट मैक्सिमम जो एग्जाम्स के जहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है वहां पे आंसर जो माना गया था वो आपका आंसर जो है वो स्वेट ग्लैंड माना गया है। तो स्वेट ग्लैंड ही इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन से एग्जाम में आया है? तो एनसीएल, जो एनसीएल एग्जाम है कोई स्टाफ नर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ। ब्रेस्ट किसकी बनती है? तो ब्रेस्ट की कंपोजिशन क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली। क्या ग्लैंडुलर टिश्यू सिर्फ ग्लैंड से? ग्लैंडुलर तो है, क्या ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली है? चलो ये तो ठीक है, बट हम आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू ओनली। क्या सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू तो नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू तो है बट कनेक्टिव नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू, ये मोस्ट करेक्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है। अब एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, साथ में डायग्राम को भी देखते हैं। पहले मैं एक बार काम करता हूं, आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, फिर डायग्राम को अच्छे से समझाऊंगा। इसी डायग्राम से आपको मेमोरी ग्लैंड की एनाटॉमी समझ में आ जाएगी और साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्ट्रक्चर से ज्यादा समझ में आता है। तो देखो एक्सप्लेनेशन क्या है। ब्रेस्ट्स आर ब्रेस्ट आर मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ब्रेस्ट जो है ज्यादातर किसकी बनी है? ग्लैंडुलर टिश्यू की, और आल्सो फैट, और उसमें फैट भी होता है। क्लियर? एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, विच अरेंज टू फॉर्म 12 to 20 लोब्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कह रहा है कि 20 से आपके 12 से 20 लोब्स पाए जाते हैं मेमोरी ग्लैंड में। क्लियर? हाईलाइट कर दिया मैंने इस पॉइंट को। 12 to 20 लोब्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। क्लियर? अब डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम को अच्छे से देखते हैं और डायग्राम से हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे समझो, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ जो ये हाईलाइट किया था मैंने, ताकि आपको डायग्राम अच्छे से दिखे, अच्छे से विजिबिलिटी रहे डायग्राम की। अब देखो एनाटॉमी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट अगर हम देखें, तो सबसे पहले बाहर की तरफ से ये यहाँ से लिम्फ नोड है। क्लियर? लिम्फ नोड दिख रहे हैं आपको। अब ये देखो, ये पूरा ब्रेस्ट का रीजन है। ठीक है, ये ब्रेस्ट का रीजन है। इसमें आप देखो, जो यहाँ पे ये तो जो उभरा हुआ बाहर की तरफ पार्ट होता है, इसे हम निपल कहते हैं, जहां से बेबी जो है सक करता है मिल्क को। ठीक है, अब जो ये वाला बाहर वाला डार्केस्ट रीजन है ना, ये जो डार्क रीजन है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम एरियोला कहते हैं। तो दो चीजें क्लियर हो गई। बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट जो है उसे हम निपल कहते हैं, और निपल के इर्द गिर्द जो डार्क कलर्ड एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। अब हमने इसका सेक्शन किया, और अब सेक्शन से समझो, इसका जब सेक्शन किया, इसको काटा, तो हमने क्या देखा? सबसे पहले अंदर वाली तरफ ये देखो, ये रिब्स है यहाँ पे। ठीक है, ये चेस्ट की वॉल है पूरी, चेस्ट की वॉल में क्या क्या है? रिब्स है और मसल्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ब्रेस्ट है। क्लियर? ये ब्रेस्ट है, और इस ब्रेस्ट में देखो फैट कितना है, येलो कलर का है ना, ये सब फैट है। तो फैटी टिश्यू, तो फैटी टिश्यू होता है। साथ में ये एक लोब देखो, अब ये लोब बने हुए हैं। क्लियर? ये देखो, ये मैं लोब, एक लोब को दिखा रहा हूँ, ये लोब है, ये एक लोब है,
ये दूसरा लोब है, ये तीसरा लोब है, ठीक है, ये चौथा लोब है, ये एक एक क्या है, ये लोब्स हैं। क्लियर। अब ये लोब से डक्ट निकल रही है, ठीक है, पाइप निकल रही है, नाली निकल रही है, जिसे हम डक्ट कहते हैं। तो ये डक्ट निकल रही है, और ये डक्ट जा कहाँ रही है, ये यहाँ से ये डक्ट आ रही है, यहाँ से दूसरी डक्ट आ रही है। इन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इन डक्ट्स को हम लेक्टिफरस डक्ट कहते हैं, ठीक है, लेक्टिफरस डक्ट कहते हैं, याद रखना। और ये डक्ट बाहर जाके कहाँ निकल रही है, ये निकल रही है निपल में, ठीक है, ये निपल की तरफ निकल रही है सारी डक्ट्स। क्लियर। और ये डार्केस्ट रीजन जो ये बाहर वाली तरफ है, ये क्या है, ये एरियोला वाला रीजन आ गया। निपल कहाँ पे, तो ये उभरा हुआ पार्ट बाहर की तरफ जो है ये निपल है, निपल से डक्ट सारी बाहर आ रही है। तो क्या क्या चीजें क्लियर हो गई, फैटी टिश्यू क्लियर हो गया, लोब क्लियर हो गया, डक्ट क्लियर हो गया, एरियोला क्लियर हो गया, निपल क्लियर हो गया। अब लोब्यूल क्या होता है, देखो अब जो ये एक लोब है ना, एक लोब है, मान के चलो ये एक लोब है, इस लोब के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे लोब्यूल्स होंगे, हंड्रेड्स ऑफ लोब्यूल्स होते हैं एक में। समझ आ गया। आगे और नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आएंगे और डायग्राम्स आएंगी और ज्यादा क्लियरिटी होगी। यहां तक होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां पे आया हुआ है, यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर दिसंबर 2023। देखो 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है ईच ब्रेस्ट हैज वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेमोरी लोब। अभी हमने लोब्स के बारे में देखा 12 to 20 था, तो देखो 12 to 20 कहाँ है, 20 से ऊपर ये तो नहीं आएगा, 20 से ऊपर ये तो नहीं आएगा, 5 to 10, 12 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी नहीं आएगा, तो 15 to 20 ये रिलेवेंट आंसर है, क्योंकि हमको अभी हमने पढ़ा 12 से 20 होते हैं, ठीक है, हर एक ब्रेस्ट में कितने लोब्स होते हैं, 12 to 20 लोब्स होते हैं नंबर में। समझ आ गया। मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूं, इन लेक्चर्स को फॉर ग्रांटेड मत लो, साथ में जरूर पेज रखो, साथ में जरूर एक कॉपी रखो, जिसमें आप प्रॉपर नोट्स आपने नहीं बनाने, छापना नहीं है पूरा जो स्क्रीन में दिख रहा है, आपने सिंपल उन पॉइंट्स को लिखना है, हाईलाइटेड पॉइंट्स को लिखना है, वन लाइनर बना के लिखो, जो जो नया पॉइंट आपको पता चल रहा है उसे लिखो। लेक्चर कंप्लीट होता है उसी टाइम रिवाइज करो, शाम को सोने से पहले एक बार रिवाइज करो, और सेकंड जब लेक्चर नेक्स्ट वाला लेक्चर देखना होता है आपने पीआर यादव सारथी बैच का, उससे पहले अपने पुराने लेक्चर को एक बार जल्दी से रिवाइज कर दिया करो, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। क्लियर। अब देखो डायग्राम में, मैं डायग्राम में थोड़ा और एक डायग्राम है जिसमें और ज्यादा क्लियरिटी होगी, और ज्यादा क्लियरिटी होगी इस डायग्राम में। अब यहाँ पे समझो, समझो यहाँ पे ये पेक्टोरल मसल है यहाँ पे। क्लियर। अब हमने क्या समझना था, ब्रेस्ट लोब, ये देखो ये पूरा ब्रेस्ट का लोब है एक, यहाँ पे थोड़ा और क्लियरिटी से दिखाया हुआ है, ये देखो ये लोब है। क्लियर। ये ब्रेस्ट का लोब है, समझ आ गया, ये ब्रेस्ट लोब आ गया। ब्रेस्ट लोब में क्या है, ये छोटे छोटे, इसको एक सेक्शन इसका लिया और यहाँ पे आप जूम करके दिखा रहे हैं, ब्रेस्ट लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डक्ट आगे आ रही है, ये डक्ट क्या है, लेक्टिफरस डक्ट है, और ये डक्ट देखो आगे जाके फूल भी रही है, यहाँ पे ये फूल रही है, ये फूल रही है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज थोड़ा सा होता है ताकि गश ऑफ मिल्क आए बाहर की तरफ, तो इसको बोलते हैं लेक्टिफरस साइनस। क्या कहते हैं, लेक्टिफरस साइनस। ये उभार जो बाहर की तरफ, इसे हम निपल कहते हैं, और ये एरियोला आ गया डार्केस्ट रीजन, और लेक्टिफरस डक्ट यहाँ पे बना हुआ है। एडिपोस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है इसमें फैट। समझ आ गया। तो ये ब्रेस्ट बाहर की तरफ अब सामने से व्यू है, तो किस तरह से देखो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ लोब्यूल देखो आप कैसे, ये लोब्यूल, ये लोब्यूल, 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 और ये लोब्यूल, लेक्टिफरस डक्ट, लेक्टिफरस डक्ट, लेक्टिफरस, फिर साइनस, 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 और उसके बाद ये निपल में सारी अपनी सेक्रेशन दे रहा है। तो ये सारी क्या थी, एनाटॉमी थी ब्रेस्ट की। क्या क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम कहाँ पे, रॉक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2009 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। ये कह रहा है कि फंक्शनल यूनिट बताओ ब्रेस्ट का। क्या होता है फंक्शनल यूनिट का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो सेल हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है। समझ आ गया ना, सेल, हमारी बॉडी सेल्स पे ही बेस्ड है। वैसे ही अब ये हमें बोल रहा है कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का मेन काम क्या है, ब्रेस्ट का मेन काम है मिल्क को प्रोड्यूस करना। मेन फंक्शन क्या है ब्रेस्ट का, मेन फंक्शन है जो आगे फीटस आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। देखो कुदरत ने हमारे लिए, गॉड ने हमारे लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखी है। क्लियर। हम जैसे ही पैदा हुए थे, हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट थी, वो मिल्क हमें हमारी मदर से मिलता है, मदर का मेमोरी ग्लैंड से मिल रहा है। अब उस मेमोरी मतलब मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन है मिल्क की प्रोडक्शन करना। ठीक है। अब मिल्क की प्रोडक्शन जो सेल्स करेंगी वही तो होंगी ना फंक्शनल यूनिट। तो कौन करती है प्रोडक्शन, याद रखना एसिनाई सेल्स करती हैं मिल्क की प्रोडक्शन, इसलिए जो फंक्शनल यूनिट ब्रेस्ट की होती है वो हो जाती है एसिनाई सेल्स। और ये एसिनाई सेल्स हमारी ऐसी, इसी तरह से एक एसिनाई आप जरूर सुनते होंगे, आप पेनक्रियाज में भी सुना होगा आपने। ठीक है।
और जो ब्रेस्ट होती है ये किस ग्लैंड की तरह एक्ट करती है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में समझाया था। देखो यहाँ पे जो मिल्क आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट ब्लड में आ रहा है या डक्ट में? डक्ट में आ रहा है ना, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रही है क्योंकि इसकी खुद की एक डक्ट है। क्या समझ आ गया? एसिनाई सेल्स के बारे में थोड़ा बताया। अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, ईच लोब ऑफ ब्रेस्ट हैज 10 to 100 लोब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कह रहा है कि हर एक ब्रेस्ट में, मतलब दोनों में से एक ब्रेस्ट में कितने लोब्यूल हैं? 10 to 100 लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोब्यूल कंटेन। अब इस एक लोब्यूल में क्या क्या होता है? लोब्यूल में एल्वोलाई होता है। ठीक है, ये एल्वोलाई आपने लंग्स में भी देखा होगा। क्लियर? एल्वोलाई क्या है? एक स्ट्रक्चर सा है, बैग स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम एल्वोलाई कहते हैं। और यहाँ पे लोब्यूल के अंदर क्या है? एल्वोलाई है, विच आर लाइंड बाय एसिनाई सेल। जो एल्वोलाई है वो किससे लाइंड है? साइडों से किससे घिरा हुआ है? एसिनाई सेल से। डायग्राम में दिखाऊंगा, ज्यादा समझ आएगा। विच सेक्रीट मिल्क बाय। अब पहले डायग्राम दिखा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। देखो, साथ साथ डायग्राम देखो। अब सॉरी, यहाँ पे ना पहले ये पीछे वाला करवा ही देता हूँ क्योंकि ये दिक्कत देगा, क्लियर नहीं दिखेगा, फिर डायग्राम दिखाता हूँ। तो क्या क्या है लोब्यूल में? क्या क्या है? एक तो एल्वोलाई है, एसिनाई सेल्स साइड से इसके हैं जो सेक्रीट करती हैं मिल्क। किसके इन्फ्लुएंस में? तो यहाँ पे एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। तो कितने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता चल रहे हैं। प्रोलैक्टिन के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई कि प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में एसिनाई सेल मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। मेन फंक्शन क्या है मेमोरी ग्लैंड का? मिल्क को प्रोड्यूस करना। कौन मिल्क को प्रोड्यूस करता है? तो मिल्क की प्रोडक्शन एसिनाई सेल के हिस्से में होती है, एसिनाई सेल करते हैं। बट इन एसिनाई सेल्स को कौन कहता है मिल्क को प्रोड्यूस करना? वो कौन सा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल? वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन एसिनाई सेल। ठीक है, सो एसिनाई सेल कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। इसीलिए हम एसिनाई सेल्स को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट का नाम हम एसिनाई सेल्स को देते हैं। अब समझो ये एसिनाई सेल क्या है, लोब्यूल क्या है, एल्वोलाई क्या है। तो इस डायग्राम से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, जो पीछे वाली उसमें बना हुआ है, उसको रब करने के बाद ही ये समझा पाएंगे। थोड़ा सा इस डायग्राम को हमको अलग से दिखाना पड़ेगा क्योंकि पीछे लिखा हुआ है ना काफी इसमें। यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको अब दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये लोब्यूल है। क्लियर? ये लोब्यूल है, एक लोब्यूल आ गया। ठीक है, अब इस लोब्यूल में क्या क्या है? लोब्यूल के अंदर की चीजें हम देख रहे हैं ना। इस लोब्यूल में एल्वोलाई है, ये एक एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब ये देखो, एल्वोलाई के साइड से जो ये सेल्स है ना, एल्वोलाई के साइड से जो सेल है, यही एसिनाई सेल्स है, यही एसिनाई सेल्स है। और यही एसिनाई सेल्स सेक्रेट कर रही हैं किसको? मिल्क को सेक्रेट कर रही हैं। कहाँ डाल रही हैं? स्ट्रोमा में डाल रही हैं। अब ये यहाँ से आगे लेक्टिफरस डक्ट आ गई, ये लेक्टिफरस डक्ट कलेक्ट कर रही है मिल्क को, ला रही है आगे। कहाँ लेके जाएगी? लेक्टिफरस साइनस के पास, और बाद में आगे जाके निपल में जुड़ जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जो मेमोरी सेक्रेशन होती है, ये मेमोरी सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल इनको हम बोलते हैं। क्या सेक्रेट करती हैं? मिल्क को सेक्रेट करती हैं। इस डायग्राम से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो, लेक्टिफरस डक्ट है, ठीक है, एरियोला है, निप्पल है, लेक्टिफरस साइनस है, सारी चीजें यहाँ पे एक ही डायग्राम में है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो बेटा प्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है वीडियोस को लाइक करो यार। साथ में हाइप भी करो ताकि ये वीडियोस जो है हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचे, क्योंकि आप हाइप करते हो, वीडियो को बूस्ट मिलता है और न जाने कितने स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा। क्लियर? खुद की देखो, कोई भी चीज इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा जितनी भी चीजें हैं बांटो कम होती हैं। सिर्फ एक एजुकेशन है, सिर्फ एक पढ़ाई है, इसको तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। क्योंकि तुम जिसके साथ ये वीडियो शेयर करोगे उसके साथ तुमने, ऐसे तो रील्स तुम फालतू की शेयर करते हो आपस में फ्रेंड्स को, अगर आप ये लेक्चर शेयर करोगे तो तुम्हारा जो एनवायरमेंट क्रिएट होगा ना, वो पढ़ाई वाला एनवायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन किसी के साथ नहीं होता, कंपटीशन सिर्फ खुद के साथ होता है। तुम्हारा फ्यूचर वो डिसाइड करेगा तुम अपने एनवायरनमेंट में किन लोगों को रख रहे हो, तुम अपने एनवायरनमेंट में क्या चीजें रख रहे हो, और तुम पूरे दिन में क्या एक्टिविटी कर रहे हो। अगर पूरे दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कितने घंटे तुम अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे आया हुआ है ये अराक एमएससी नर्सिंग एग्जाम में आया हुआ है 2011 में। क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर्स मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क की प्रोडक्शन में ये एसिनल सेल हमने देख लिया, तो ढूंढो कहाँ है एसिनल सेल। ये एसिनल सेल, टिक लगाया, बढ़ो आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है आपका, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर 2011 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन
मैं सीधी बात बताऊं, वन लाइनर थोड़े से टफ हो सकते हैं, बट जिसमें ये स्टेटमेंट वाले आते हैं ना, ये बिल्कुल बच्चे क्वेश्चन होते हैं। बस ध्यान से हमें पढ़ना होता है इसको, बस कॉन्शियस होकर पढ़ना है, आंसर सामने होता है। समझो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। द कॉज ऑफ चेंज इन साइज एंड अपीयरेंस, ये कह रहा है रीजन बताओ किसका साइज में चेंज हो रहा है, अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, किसकी, ब्रेस्ट में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। क्लियर, प्रेगनेंसी के दौरान इसमें साइज में भी चेंज आ रहा है और अपीयरेंस में भी चेंज आ रहा है। किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा होगा, तो यार किसके इन्फ्लुएंस में ब्रेस्ट हो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात हो रही है ना, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन क्या लिखा है, द ब्रेस्ट चेंजेस आर ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। खटैक पहला आंसर ही इसका आंसर है। बट अब देखो ट्रैप भी होता है कभी कभार, एग्जामिनर क्या करता है, इसके कभी कभी दो सही आंसर होते हैं, ए में वो सामने वाले में ही पहले में सही आंसर देता है, हम टिक करते हैं, बट सेकंड वाला उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। इसमें आप देखते हैं बाकी ऑप्शंस को भी हमने पढ़ना होता है। क्लियर, बाकी ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट बेस में सभी ऑप्शन पढ़ा करो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द ब्रेस्ट बिकम स्ट्रेच्ड बिकॉज ऑफ द वेट गेन। स्ट्रेच होती है ब्रेस्ट, बिल्कुल नहीं होती है। द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट कॉज द ब्रेस्ट टू डेवलप, मेटाबॉलिज्म का कोई लेना देना ही नहीं है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के साथ। कॉर्टिसोल सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड, ये तो बिल्कुल कॉर्टिसोल का कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ। समझ आ गया, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है ना, यहाँ से जो भी ये पॉइंट्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखो क्या है। इस बुक की यही खासियत है, जो रैशनल इसने दिए हैं बहुत प्यारे रैशनल दिए हैं। पीआर यादव बुक बेस्ट बुक है। मैं आपको बताऊं, कोई भी स्टूडेंट आपको अपने बेसिक्स क्लियर करना है, एडवांस क्लियर करना है, देखो पीवाईक्यू के लिए पीआर यादव इज द बेस्ट, ओनली पीआर यादव। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन इसकी है, साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू। अब साइज ऑफ ब्रेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है प्रेगनेंसी में, किसकी वजह से, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ डक्ट्स एंड एल्वुलाई ऑफ लोब्यूल्स by effect of estrogen progesterone which lead to successful lactation after delivery। क्या दो चार चीजें आ गई यहाँ पे, क्या क्या पॉइंट आ गए हमारे सामने, एक दो चीजें हमारे सामने आई। एक तो हमारे पास हाइपरट्रॉफी आ गया, दूसरे बाद हमारे पास हाइपरप्लेजिया आ गया। तो ये हाइपरट्रॉफी क्या है, हाइपरप्लेजिया क्या है, अभी इसको निपटा देते हैं। याद रखना, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, हाइपरट्रॉफी का मतलब हो गया साइज का इंक्रीज होना, मतलब ये कुछ सेल्स थी, इन सेल्स ने अपने साइज को बढ़ा दिया, साइज का बढ़ना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया क्या हो गया, हाइपरप्लेजिया में बेसिकली ये सेल्स थी, इन सेल्स ने साइज को तो इंक्रीज नहीं किया बट नंबर को इंक्रीज कर दिया। तो जब सेल्स का नंबर बढ़ता है उसे हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और जब सेल का साइज बढ़ता है उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। कितना बच्चा कॉन्सेप्ट था ना ये। तो चलो देखो क्या लिखा है, साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ डक्ट्स एंड एल्वुलाई। किसका, डक्ट का भी हो रहा है और एल्वुलाई का भी हो रहा है, किसमें, लोब्यूल्स में। किसके इफेक्ट में हो रहा है, एस्ट्रोजन के इफेक्ट में और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में, विच लीड टू सक्सेसफुल लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद लैक्टेशन हो, सक्सेसफुल बेबी को मिल्क प्रोवाइड करवा दिया जाए। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रोमल हाइपरट्रॉफी, जो स्ट्रोमा वाला रीजन है वहां पे भी हाइपरट्रॉफी होती है, आल्सो अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट इट इज नॉट रेलेवेंट टू लैक्टेशन। लेकिन स्ट्रोमल हाइपरट्रॉफी का कोई लेना देना लैक्टेशन के साथ नहीं है, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कहां है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी में मोस्टली वन लाइनर आते हैं, और अभी जो रिसेंटली आरआरबी का एग्जाम हुआ है 2026 में या 25 में जो पीछे हुआ था, इन दोनों में वन लाइनर थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। 15 में ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिखा था। क्या है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अभी समझते हैं इसको। क्या कह रहा है, ए 19-year-old वुमन, एक 19 ईयर की वुमन है, गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड, जिसने पहले बच्चे को पैदा किया, पहले बच्चे को जन्म दिया। शी बिगन्स टू ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ऑलमोस्ट वन ईयर विद नो डिफिकल्टीज एंड नो कॉम्प्लिकेशंस। ये कह रहा है एक बच्ची है, एक फीमेल है जो 19 साल की है, जिसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और 1 साल तक वो उसको दूध पिला रही है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी डिफिकल्टी के। ठीक है, यहां तक तो एक स्टेटमेंट आ गई, समझ में आ गया। Which of the following cellular process that began in the breast during pregnancy, ये कह रहा है वो कौन सा प्रोसेस सेल्स के अंदर स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो एलो करता है, एलो हर टू नर्स द इन्फेंट फॉर देयर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो उस पीरियड ऑफ टाइम के टाइम पे जब बच्चा डेवलप कर रहा था, उसको कौन सा ये हेल्प करता है, मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेस, वो हमको सेलुलर प्रोसेस पूछा गया है।
सेलुलर प्रोसेस कौन सा है? दैट बिगन इन द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो ब्रेस्ट में कौन सा सेलुलर प्रोसेस आता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो अलो करता है फीमेल को बच्चे को नर्स करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उस पीरियड में। तो कौन सा है वो? अभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। हाइपरप्लेजिया होता है, नंबर का बढ़ना होता है, तो लोबुलर हाइपरप्लेजिया आएगा। हाइपरट्रॉफी भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रोमल हाइपरट्रॉफी पीछे ही पड़ा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। एपिथेलियल इसमें ये भी बिल्कुल नहीं है, सर्जिकल एट्रोफी ये भी नहीं है। तो लोबुलर हाइपरप्लेजिया आपके दिमाग में होना चाहिए। हाइपरप्लेजिया हो गया नंबर का बढ़ना, नंबर बढ़ जाता है तभी जाके तो प्रोडक्शन होगी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो पहला टॉपिक हमने देखा था मेमोरी ग्लैंड्स, वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्क्रीन पे क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये वाला जो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन कुछ पोर्शन रहा था जो अभी मैं इसमें यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या है? आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। अब देखो किन किन को स्टेट पे आया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कि शिफ्ट में वो भी लिखा हुआ है। शिफ्ट 2 में है, डेट ये है, क्वेश्चन नंबर ये था। अब देखो क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम। ये कह रहा है ओवम के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो यार बहुत सिंपल, 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है ना। 11th में तो नहीं, 12th में पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ऊ जेनेसिस का नाम देते थे, ऊ जेनेसिस। ऊ मींस ओवम, जेनेसिस मतलब बनना, तो ओवम के बनने को क्या बोलते हैं? ऊ जेनेसिस। ये पूछा भी इसने क्या था कि ओवम के मैचुरेशन क्या बोलते हैं? ऊ जेनेसिस। अब पूरे प्रोसेस oogenesis को ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज oogenesis की समझते हैं। तो इस डायग्राम से, एक ही डायग्राम है जहां पे आपको oogenesis समझा दिया जाएगा, एक ही डायग्राम से। ध्यान से देखना, ध्यान से समझो। oogenesis का मतलब क्या है? सबसे पहले फीमेल में oogonia सेल्स होती हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। ओवरी के अंदर oogonia सेल्स हैं जो कि डिप्लॉइड है। 2n लिखा है ना, 2n का मतलब हो गया डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? पहले इसको समझो। देखो मैं आपको इसको समझाने के लिए सिंपल सी एक चीज बताता हूँ। हमारी बॉडी में टोटल जितने भी एनिमल वर्ल्ड है ना, सबका क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड होता है। ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना है? तो 46 है। ये 46 कैसे है? ये 46, इसी को हम 2n बोलते हैं, ठीक है। n क्या हो गया? पोलाइडी लेवल हो गया, क्लियर। तो 46 मतलब 23 हमारे फादर से हमें क्रोमोसोम मिले और 23 हमारी मदर से हमें क्रोमोसोम मिले। जब ये 23 है ना, तो इसको हम 1n बोलेंगे, सिंगल पोलाइडी, 1n बोलेंगे सिंगल पोलाइडी। तो दोनों मिलके बनाते हैं किसको? 46 को, और ये दोनों मिलके बनाते हैं 2n बोलते हैं हम इसको। तो ये हम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, समझ आ गया। अब होता क्या है? नॉर्मल कहानी की तरह देखो इसको, ये पोलाइडी लेवल है। 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 23 क्रोमोसोम, जो ये 23rd क्रोमोसोम होता है ना, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे जो अगर हम फीमेल है तो मदर है, तो मदर का एक्स होगा, क्लियर। फादर है तो फादर का एक्स या वाई दोनों में से एक हो सकता है। स्पर्म में क्योंकि या तो एक्स होता है या तो वाई होता है, फीमेल में तो एक्स एक्स ही होता है। तो वैसे ही 1 2 3 4 यहाँ पे जाके 23 तक, ये 23rd क्रोमोसोम है, यहाँ तक ये सेक्स क्रोमोसोम है। और जो ये ऊपर वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम ऑटोसोम्स का नाम देते हैं, क्लियर। ये हो गए ऑटोसोम, और ये जो है ये है सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि जो 23rd क्रोमोसोम होता है उससे डिसाइड होता है सेक्स मेल है या फीमेल है, समझ आ गया। मतलब एक्स वाई अगर है, एक्स वाई अगर है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक्स वाई अगर है तो मेल हो गया, ये मेल का साइन है। एक्स एक्स अगर है तो ये फीमेल हो जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो मैंने आपको अभी क्या क्या बताया कि 46 क्रोमोसोम हमारे होते हैं, डिप्लॉइड हम होते हैं, 2n हम लिखते हैं, 23 ये हाफ हाफ हो जाता है, क्लियर। 23 हमारे हमें फादर से मिले हैं, 23 मदर से मिले हैं। ये 23 हैं किसके? बेसिकली यही 23 होते हैं किसके? ये मेल का है ना, ये फीमेल का है, तो ये किसके हैं? ये ओवरी में है, ये सॉरी ओवम के हैं। और ये किसके हैं? ये स्पर्म के हैं, क्लियर। ये स्पर्म के हैं, ये ओवम के हैं। अब जो ये ओवम बनता है, ये ओवम बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis बोलते हैं। अभी हम जानेंगे oogenesis होता क्या है, वो यहाँ पे हम समझेंगे, क्लियर। स्पर्म के बनने को क्या बोलते हैं? स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। होता क्या है सिंपली ध्यान से समझेंगे। एक बार फिर से मैं दोबारा से ये चीज बताऊंगा, कॉज ये काफी बेसिक है, मुझे पता है आप में से काफी बच्चों को पता होगा, बट एक्चुअल में होता क्या है, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कभी कभार हमें पता नहीं होते। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसको ध्यान से एक बार बताऊं, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। एक बार ये पढ़ो, मतलब अब आपको जिंदगी में कभी oogenesis या ये डिप्लॉइडी पिप्लॉइडी के में फंसने का कोई चांस ना बचे। मैंने दोबारा से सुनो ध्यान से क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको।
मैंने आपको कहा कि ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 46 होता है, इसी को हम 2n कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब बनता कैसे, जो मेल में स्पर्म बनता है, ठीक है, मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में क्या बनता है, ओवम बनता है। क्लियर। स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम बनने के प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। ये स्पर्म बनता कहाँ है, ये बनता है टेस्टिस में, और ओवम बनता कहाँ है, ये बनता है ओवरी में। क्लियर। अब टेस्टिस के अंदर और ओवरी के अंदर स्पर्म बन रहा है। अब जो टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं, ये किसके इन्फ्लुएंस में बनाएंगे, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में बनाएंगे, है ना, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। और ओवरी में जो ओवम बनेगा वो किसके इन्फ्लुएंस में बनेगा, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में बनेगा। पढ़ा चुका हूं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट लेक्चर्स में। अब होता क्या है, बेसिकली जो ये स्पर्म बनता है, ये स्पर्म हमेशा, ये कितना होता है, ये 23 क्रोमोसोम का ये हैप्लॉइड होता है, और ओवम भी कितना होता है, 23 क्रोमोसोम का हैप्लॉइड होता है, मतलब एन होता है, ये सिंगल एन सिंगल एन। क्लियर। जब ये स्पर्म और ये एग, ये दोनों जब मिलते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं, 46 क्रोमोसोम का बनाते हैं, जो कि 2n हो जाता है। यही जाइगोट आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और यही आगे जाके फीटस बनता है। तो मतलब जिस टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होती है, ये रिडक्शनल डिवीजन होती है। मतलब 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम का जो भी स्पर्म या गैमीट बनता है, वो हाफ कोलाइडी का होता है, वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर। और ओवरी में भी जो ओवम बन रहा है वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तभी जाके तो हमारे पेरेंट्स का कितना क्रोमोसोम नंबर था, 46, हमारा कितना है, 46। क्यों मेंटेन रहता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ताकि पोलाइडी लेवल जो है वो मेंटेन रहे। इसलिए आपने देखा होगा ह्यूमंस के बच्चे हमेशा ह्यूमंस ही हैं, जैसे किसी भी जानवर के बच्चे हमेशा वही, डॉग का बच्चा हमेशा डॉग ही बनेगा। वो कैसे, क्योंकि जो ये पोलाइडी लेवल है, जो ये क्रोमोसोम नंबर है, ये सबका फिक्स्ड होता है। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। काफी बेसिक था, लेकिन बताना जरूरी था, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैं देखता हूँ कि दिक्कत आती है बेसिक्स में। अब देखो नेक्स्ट, ओवरी के अंदर ऊगोनियम होता है, ठीक है। ये ऊगोनियम क्या करता है, ये ऊगोनियम करता है माइटोसिस। अब सेल डिवीजन में दो दो चीजें होती हैं, सेल डिवाइड करती हैं। सेल डिवीजन में दो चीजें होती हैं, सेल या तो माइटोसिस से डिवाइड करेगा या मियोसिस से डिवाइड करेगा। क्लियर। मोटा मोटा समझा रहा हूं। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में सिंपल, ये 2n सेल थी, डिप्लॉइड सेल थी, इसने डिवाइड किया, 2n सेल बनाई, 2n सेल बनाई, ठीक है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल स्टेप होता है, सेम बनाता है। क्लियर, ठीक है। इसलिए इसको यूनिफॉर्म डिवीजन करता है माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, 2 स्टेप डिवीजन होती है, इसमें 2n सेल थी, ये पहले इसको रिडक्शन करता है M1 मियोसिस 1 में, M1 में रिडक्शन होगी, NN बनेगा। उसके बाद मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक ए माइटोसिस, वापिस से NN, वापिस से NN। क्लियर, समझ आ गया। तो वापिस से NN मतलब जो M2 है, जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस, इसी की तरह नहीं है, 2n का 2n हो गया, यहाँ n का n हो गया, तो इसके जैसा है, सेम इक्वेशनल डिवीजन है। और मियोसिस याद रखेंगे, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होती है। इसमें क्या हो गया, जो मेन पेरेंट था उसका क्रोमोसोम नंबर 2n था, बट जो प्रोडक्ट सेल बना उसका क्या आ गया, n हो गया, तो रिडक्शन हो गई ना, 2n से n हो गया। क्लियर। और यहाँ पे 2n का 2n ही रहा, तो ये इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। हमारी बॉडी में हर सेल क्या करती है, माइटोसिस। किसको छोड़ के, जो हमारी स्पर्म सेल्स होती हैं, जो हमारे गैमीट्स होते हैं, जो स्पर्म बनाते हैं, उसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, मियोसिस का। बाकी हमारी बॉडी में सभी सेल क्या करती है, माइटोसिस करती है। दैट मीन्स ये मियोसिस बना ही किस लिए था, मेजरली जो है सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस है हमारी बॉडी में। बस मियोसिस कब होता है, जब स्पर्म बनाना होता है, जब ओवम बनाना होता है। ये अब अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को सेट करके रखो। क्लियर। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा समझा दूंगा, ठीक है। तो ऊगोनियम होता है, ऊगोनियम किसमें है, ओवरीज में है। ये ऊगोनियम क्या करता है, माइटोसिस करता है, तो 2n का 2n बना, इक्वेशनल डिवीजन है। और ये ऊगोनियम माइटोसिस करके दूसरे में क्या बनाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और ये काम कब हो रहा है, ये काम हो रहा है बिफोर बर्थ, जब एक बच्ची अपने माँ के पेट में थी पहले ही, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ओवरी के अंदर क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है। किससे बनता है ये प्राइमरी oocyte, ये बनता है ऊगोनियम से। समझ आ गया। और ये अरेस्ट फेज में चले जाता है। अरेस्ट फेज हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अरेस्ट फेज किस में अरेस्ट होता है, तो याद रखेंगे प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है। सेल डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। अब फिर सेल डिवीजन वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो याद रखो प्रोफेज में 4 होते हैं,
ये सॉरी सेल डिवीजन में 4 स्टेप्स होते हैं माइटोसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इज इट क्लियर? तो ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, इतना आपने याद रखना है। उसके बाद आफ्टर प्यूबरिटी, प्यूबरिटी के टाइम पे क्या होता है, प्यूबरिटी के बाद क्या होता है, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। किसकी? ये जो प्राइमरी oocyte था ये मियोसिस करता है, तो 2n से क्या बन गया, 1n बन गया, मतलब रिड्यूस हो गया ना, रिडक्शन हो गई, हाफ हो गया, तो 1n बन गया। तो ये 2n से 1n क्या बनते हैं, 2 बनते हैं, एक n और दूसरा n। ठीक है, एक n ओवम बनता है, थोड़ा बड़ा बनता है साइज में, दूसरा n छोटा सा बनता है, इसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। तो ये बन गया फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ आ गया? मियोसिस 1 में क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। और अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और ये वापस से अरेस्ट में चले जाता है, किसमें, मेटाफेज 2 में, प्यूबरिटी के बाद मेटाफेज 2 में ये अरेस्ट में चले जाता है। समझ आ गया? अब ये अरेस्ट में चले जाएगा। उसके बाद ओवुलेशन होगी, ओवुलेशन होगी, ओवुलेशन हुई, मतलब ओवुलेशन के दौरान क्या निकलता है, ओवम निकलता है या सेकेंडरी oocyte निकलता है। आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte निकलता है, ओवम नहीं निकलता है। क्योंकि ओवम बनता कब है, ओवम बनेगा जब सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, जब मियोसिस 2 हो जाएगी। मतलब पहले 2n का, मतलब यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। मतलब पहले 2n था, ये कौन था 2n, या इसी को हम 2n की भाषा में नहीं, जरा 46 की भाषा में लिखते हैं। 46 क्रोमोसोम मैंने बताया आपको होते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, मियोसिस हुआ, स्टार्टिंग में माइटोसिस होता है, सेम ऊगोनियम से, ऊगोनियम से क्या बना, ऊगोनियम से बनता है प्राइमरी oocyte। और ये कब बना, और ये प्राइमरी oocyte बन के अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में। ठीक है, यही वाली कंडीशन यहाँ पे बोल रहा हूँ। उसके बाद होगा क्या, मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 में हाफ हो जाएगा 23 एंड 23। बस फर्क इतना है, इसमें एक सेल थोड़ी बड़ी बनती है, ठीक है, ज्यादा मेजर अमाउंट रखती है अपने पास, क्योंकि स्पर्म के अंदर क्या है, सिर्फ डीएनए है। सॉरी लाइट चली गई है, अब थोड़ा इसी में आप गुजारा कर लो, थोड़ी क्लैरिटी में फर्क होगा, बट स्क्रीन तो बिल्कुल साफ दिख रही होगी, थोड़ी मेरी शक्ल फेड हो गई होगी, कोई इशू नहीं। 23 यहाँ पे, क्योंकि लेक्चर को यहाँ पे रोकना नहीं है, 23 क्रोमोसोम यहाँ, और दूसरे में जो है ये छोटी सी बन जाती है, इसको हम पोलर बॉडी बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये अरेस्ट फेज में चले जाती है, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट फेज में चले जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? फिर ओवुलेशन होगी, ओवुलेशन ओवुलेशन होगी, मतलब ओवुलेशन में कौन निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। अगर अब इस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिलेगा, एंट्री होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बन जाएगा ओवम पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बनती है, ओवम बनता है, फिर ओवम के बाद ये बन जाता है क्या, फिर ओवम बनने के बाद ये बन जाता है जाइगोट, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद 23 क्रोमोसोम फादर के, 23 क्रोमोसोम मदर के, और पूरा एक सेल बन जाता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, जो कि फर्स्ट सेल हमारी बॉडी का होता है। मेरी बॉडी सबसे पहले किससे बनी है, सबसे पहली सेल अगर मेरी बॉडी के, आपकी बॉडी का कोई है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जाइगोट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो है मियोसिस, जो है मियोसिस होती है, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी, देखो ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होते ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुई ना, क्यों नहीं सेकंड पोलर बॉडी क्यों नहीं बनती, क्योंकि ये जो पोलर बॉडी फर्स्ट निकलती है ना, इसमें एक ऑर्गेनली होती है, जिसको सेल के अंदर ना एक इस तरह से बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसका मुझे नाम थोड़ा अभी भूल रहा है, उसको कुछ कहते थे सेंट्रोमेयर। सो हाँ एग्जैक्टली, सेंट्रोमेयर क्या करते हैं, ये सेंट्रोमेयर्स एस्ट्रल रेज बनाते हैं क्रोमोसोम को अलग करने के लिए। ठीक है, अब इतना ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना है, बस इतना आप याद रखो, क्योंकि फिर मैं उसमें घुस जाऊंगा। इतना याद नहीं, बस इतना याद रखो कि सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट फेज में रहेगा, अगर सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिला तो सेकेंडरी oocyte आगे जाके जाइगोट बनाएगा, अगर सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिला तो सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनती है। तो स्पर्म मिला, फर्टिलाइजेशन हुई, मियोसिस 2 कंप्लीट हुई, सेकंड पोलर बॉडी अलग, ये फर्टिलाइज्ड एग है, यही फर्टिलाइज्ड एग आगे जाके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, यही जाइगोट आगे जाके क्लीवेज करेगा, आगे टूट के मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोमेर, ब्लास्टोसिस्ट और एम्ब्रियो, तो फीटस डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, और ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं, बिगन होती हैं। होप सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा oogenesis समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा, आगे फिर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फिर से इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका कहाँ पे किस एग्जाम में आया है, तो ये आपका राक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ये कह रहा है गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, द फीमेल एंड मेल सेक्स सेल्स डिवाइड एंड देन कंटेन, तो कौन सा सेल कंटेन करते हैं, अभी मैंने बता दिया आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, समझो। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, पहले तो गैमेटोजेनेसिस होता क्या है,
गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनाना है। गैमीट क्या हो गया? गैमीट या तो एग हो गया मतलब ओवम हो गया, या तो स्पर्म हो गया, ठीक है। तो गैमीट कौन सा हो गया? गैमीटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस या ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है, ooजेनेसिस फीमेल में होता है। गैमीटोजेनेसिस मेन हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि इंसान, इंसान मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वैसे ही गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और गैमीटोजेनेसिस मेल में हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और वही गैमीटोजेनेसिस अगर फीमेल में होता है उसे हम क्या कहते हैं? ooजेनेसिस का नाम देते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो प्रोसेस है गैमीटोजेनेसिस का फीमेल में और मेल में, उसमें जब सेल डिवाइड होती है तो कौन सी कंडीशन आती है? तो कौन सी कंडीशन आती है? क्या डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनता है न्यूक्लियस में? डिप्लॉयड 2n कंडीशन का क्रोमोसोम जो स्पर्म है 2n बनता है? नहीं, अभी मैंने बता दिया कि n कंडीशन का बनता है। 23 पेयर, 23 होते हैं पेयर, तो खत्म हो जाता है, तो डिप्लॉयड वाला तो नहीं आएगा। हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस, बिल्कुल हैप्लॉयड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो स्पर्म क्या होता है? डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? तो हमेशा याद रखना हैप्लॉयड होता है। एग क्या होता है? डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? तो हमेशा याद रखना हैप्लॉयड होता है। क्यों हैप्लॉयड क्यों बनता है? कॉज उसमें मियोसिस होती है, समझ आ गया। तो 24 पेयर ऑफ ऑटोसोम इन द, तो 24 पेयर ऑफ ऑटोसोम इन देयर न्यूक्लियस, 24 पेयर तो होते ही नहीं है, पेयर ही नहीं होते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं हुए तो डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कंडीशन हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस, ये इसका आंसर आ जाता है। अब एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट समझते हैं, क्या लिखे हैं इसमें पॉइंट्स। तो देखो, ओवा इन फीमेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म, तो मतलब ये किस किस की बात कर रहा है? एक तो ओवा की बात कर रहा है फीमेल में, और स्पर्म की बात कर रहा है मेल में, जिसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इन मेल आल्सो कॉल्ड गैमीट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं। अब एक चीज याद रखो, एक टर्म आ रही है गैमीट, ठीक है, एक टर्म आ रही है जर्म या गैमीट, और एक टर्म आ रही है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मेजर टर्म है। अगर गैमीटोजेनेसिस मेल में हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ये फीमेल में हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ooजेनेसिस। उसी तरह से गैमीट, जो मेल गैमीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होता है इसको हम क्या कहते हैं? ओवम, ठीक है, या सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। बात समझ आ गई। अब गैमेटोजेनेसिस गैमेट में नहीं घबराना। तो ओवा इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म इन मेल आल्सो कॉल्ड जर्म सेल, इनको हम क्या कहते हैं? जर्म सेल कहते हैं, या इनको हम सेक्स सेल का नाम भी देते हैं। समझ आ गया। जर्म सेल और सेक्स सेल मीन्स सेल। अब ये जर्म सेल या सेक्स सेल का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो सेल, इनका फंक्शन क्या है? हुज फंक्शन इज टू रिप्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग, इनका काम है नए ऑर्गेनिज्म को बनाना, नए ऑफस्प्रिंग को दुनिया में लाना, बनाना। सेक्स सेल यूजुअली हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, बता चुका हूं पीछे कि जो सेक्स सेल्स होते हैं उनका क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? सिंगल सेट होता है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या है? हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड नंबर, ठीक है। मतलब हैप्लॉइड मतलब सेट, मतलब टू, मतलब यहाँ पे 23 सिंगल सेट मतलब एन सेट, समझ आ गया। इन देयर न्यूक्लियाई। तो मेल सेक्स सेल जिसको स्पर्म कहते हैं हैज 1 एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है उसमें या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। दोनों कब, दोनों एक्स वाई कब होंगे? जब एक्स वाई होगा तो फिर मेल हो गया कंप्लीट, हो तो डिप्लॉइड कंडीशन आ गई। मतलब जब भी, मतलब जब दोष दिया जाता है अगर मदर को कि ये फीमेल है, इसको सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही है, उनके पास तो सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम है, वो तो उनका तो वो डिसाइडिंग फैक्टर किसके पास है? स्पर्म के पास है। पहले तो ये रेलेवेंसी नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है कि मेल चाइल्ड पैदा हो या फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे जिम्मेवारी बना रहे हो तो यहाँ पे जिम्मेवारी मेल्स की बनती है, कॉज मेल के पास एक्स और वाई का ऑप्शन होता है, फीमेल के पास तो एक्स ही सिर्फ है। तो एंड फीमेल सेक्स सेल्स ओवा हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम अपार्ट फ्रॉम 21 ऑटोसोम। तो 21 ऑटोसोम होंगे और उसके बाद एक सेक्स होगा, एक क्या होगा इसमें? सेक्स क्रोमोसोम होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका ये एग्जाम ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज, ये कह रहा है कि फ्रेशली रिलीज हुआ है ह्यूमन एग, उसके पास क्या है? तो मतलब एग की बात हो रही है, मतलब ओवा की बात हो रही है।
ओवम की बात हो रही है या सेकेंडरी oocyte की बात हो रही है। तो सेकेंडरी oocyte क्या है, तो ये समझो पहले ही है 23 हैप्लॉइड है, मतलब n है, हैप्लॉइड है, तो पहचानो जरा क्या है, 2x क्रोमोसोम, XX होगा तो मतलब ये तो डिप्लॉइड कंडीशन आ गई ना, 2x मतलब फीमेल है तो कंप्लीट फीमेल की बात करिए, बट एग का पूछा है तो ये नहीं आएगा। 1y क्रोमोसोम, एक ही y क्रोमोसोम होगा, बात फीमेल की हो रही है, ठीक है। फ्रेशली रिलीज एग है ना, तो एग फीमेल में बनता है तो वाई तो होता ही नहीं है इसमें। 1y क्रोमोसोम एंड 1x क्रोमोसोम, ये तो बॉय की बात हो रही है, तो कंप्लीट ह्यूमन की बात हो रही है। 1x क्रोमोसोम, हाँ ये कंडीशन बिल्कुल सही है, एक x क्रोमोसोम होता है। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कहाँ है, एग्जाम राक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ फुली मैच्योर ओवम इज अबाउट। अब ओवम का डायमीटर पूछ रहा है तो 130 माइक्रोन याद रखना, ठीक है। 130 है, हाँ 130 माइक्रोन याद रखना, इसको तो याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली, इसका कोई शॉर्टकट क्या बताऊंगा, तो याद रखने वाली चीज है ए फुली मैच्योर्ड ओवम। और याद रखना जो ये 130 माइक्रोन ओवम है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फीमेल में सबसे बड़ी सेल कौन सी है तो ओवम होती है, मेल में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन होता है, और मेल में सबसे छोटी सेल कौन सी है तो स्पर्म होता है। फीमेल में सबसे छोटी सेल होती है कौन सी होती है, क्योंकि फीमेल में तो स्पर्म है ही नहीं, तो प्लेटलेट होता है। याद रखना ये कॉन्सेप्ट, समझ आ गया। मतलब अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेल में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, और फीमेल में भी आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सेल LC लिख रहा हूं मैं और स्मॉलेस्ट सेल SC लिख रहा हूं मैं, तो लार्जेस्ट सेल अगर आपसे मेल में पूछा जाए तो कौन सा है, तो न्यूरॉन, नर्व सेल, और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो स्पर्म। अब फीमेल में स्मॉलेस्ट तो स्पर्म तो होता ही नहीं है तो प्लेटलेट, और अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाए फीमेल में तो क्या है, ओवम, और जिसका साइज कितना होता है 130 माइक्रोन। बात समझ में आ गई। तो चलो, ए फुली मैच्योर ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में, लेकिन किसमें, फीमेल में, मेल में तो होता ही नहीं है। अबाउट 0.13 mm बोलो या 130 माइक्रोन बोलो इन डायमीटर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एग्जाम ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है, एन इंडिविजुअल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte। अब ये कह रहा है कि एक इंडिविजुअल में सबसे ज्यादा, फीमेल में सबसे ज्यादा oocyte कब होते हैं, याद रखना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फीमेल जो है, जब वो बेबी जो है माँ के पेट में होगा, फीमेल बेबी, तो कब होगा वो, याद रखना एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, इसको याद रखना 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। आपको मैं थोड़ा सा नंबर्स बता दूं, नंबर्स का खेल समझा दूं, ये समझो अब यहाँ पे, जब फीमेल फीटस अपनी माँ के पेट में बच्ची होती है तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, मतलब कब 20 वीक्स में कितने होते हैं, 7 मिलियन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एट बर्थ पे अगर मैं बोलूं तो बर्थ पे कितने सेल्स होंगे, 2 मिलियन होंगे, 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स का नंबर है ये। रिप्रोडक्टिव एज, जब रिप्रोडक्टिव एज आ गई, प्यूबर्टी के बाद जब मेंसेस स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे कितना है, देखो लाइट आ गई। अब लेक्चर को रोक देते हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट होता बिना मतलब का, तो चलो अब लाइट के मजे लो। एट बर्थ 2 मिलियन हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज में कितना है तो 4 लाख हो गया। अब मीनोपॉज की बात अगर मैं करूँ तो मीनोपॉज हो जाता है तो फॉलिकल्स का नंबर कम हो जाता है, कितना, लेस देन 10,000 हो जाता है, तभी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी क्योंकि ओवम नहीं आएगा। मीनोपॉज पढ़ा चुका हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा चुका हूँ, क्लियर, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे। अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन समझो, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो। बाय 5th मंथ, 5वें महीने, लगभग 20 वीक में ऑफ प्रेगनेंसी, द ओवरीज ऑफ फीमेल fetus contain about 7 मिलियन oocyte, कितने हैं, 7 मिलियन oocytes हैं, बता दिया पिछली स्लाइड पे मैंने आपको। मोस्ट ऑफ oocyte ग्रेजुअली वेस्ट अवे लीविंग अबाउट 1 to 2 मिलियन प्रेजेंट एट बर्थ। तो बर्थ पे कितने, मतलब कम होते जा रहे हैं, बर्थ पे कितने हो गए, बस 1 से 2 मिलियन हो गए। नो oocyte डेवलप आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल। अब ये कह रहा है कि कोई भी oocyte जो डेवलप नहीं होगा आफ्टर बर्थ, क्योंकि वो अरेस्ट फेज में चले जाते हैं, बता दिया मैंने आपको। एट प्यूबरिटी ओनली अबाउट 3 लाख रिमेन, तो प्यूबरिटी आने तक बात शुरू हुई थी कहां से, 7 मिलियन से, तो बात आ गई 3 लाख रह जाते हैं, ठीक है। Only about 400 to 500 eggs are released during ovulation in a woman's reproductive life। तो फीमेल की जो लाइफ है उस लाइफ के दौरान टोटल कितने कैपेबल है वो ओवम बाहर निकालने के लिए, तो 400 से 500 ओवम। कैसे ये अंदाजा लगाया, आप सिंपली रिप्रोडक्टिव एज निकालो, रिप्रोडक्टिव एज निकालो फीमेल की,
तो रिप्रोडक्टिव एज कितनी आ गई, जितने साल वो आ जाएंगे, मतलब जब से मेंसेस स्टार्ट हुआ। तो मेंसेस जिसको स्टार्टिंग वाला पे उसको क्या बोलेंगे, मिनार्के, मिनार्के से लेकर मीनोपॉज तक जो एज का नंबर आएगा। तो एक साल में कितनी बार फीमेल को मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है, तो 13 बार। तो जो नंबर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 13 करना, तो लगभग 500 के करीब बनता है। तो 400 से 500 एग आर रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन इन ए वुमेन रिप्रोडक्टिव लाइफ until released egg remain dominant in its follicle suspended in the middle of a middle of the cell division. Thus the egg is one of the longest lived cell in body. अब देखो कब से स्टार्ट हुआ है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट हुआ है ना उस साइड, कब तक चल रहे हैं, मिनोपॉज तक भी चल रहे हैं, मतलब जो लॉन्गेस्ट अब आगे तक, मतलब until release egg remain dormant इन इट्स फॉलिकल सस्पेंडेड। तो फॉलिकल्स में जो वो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड वे में, मतलब अरेस्ट फेज में रहते हैं। ठीक है, कब तक, मिडल ऑफ अ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बीच तक वो क्या रहते हैं, मतलब मियोसिस 1 जस्ट कंप्लीट होता है, अरेस्ट फेज में चले जाता है वो, अब अरेस्ट रहता है बहुत सारी देर तक। इसका मतलब ये है जो एग हैं इसके, जो एग फीमेल के अंदर होते हैं वो लॉन्गेस्ट लिव्ड सेल होते हैं बॉडी में। क्लियर, तो ये इसका समझाने का मतलब था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर फेब 2020 में आया है। तो क्वेश्चन क्या है, ऑफ द 6 to 7 मिलियन oocyte अवेलेबल, हाउ मेनी आर रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन। अभी हमने पीछे ही पढ़ लिया कितने, लगभग 500 के करीब। तो कहाँ है, हजार वाला तो आएगा नहीं, 100 से 200 भी नहीं आएगा, हजार वाले सीधा उड़ाओ तो 400 से 500 एग्स होते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कहाँ पे आया, झारखंड एसएससी नर्सिंग स्टाफ जुलाई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंट क्वेश्चन है। इन oogenesis, oogenesis जो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, ओवम के बनने को बोलते हैं। इन oogenesis resumption of meiotic division and release of first polar body occur during, ये कह रहा है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें बताओ कि पोलर बॉडी कब बनती है। तो पोलर बॉडी हमेशा कब बनती है, पोलर बॉडी कब बनती है, ओवुलेशन से पहले बनती है। ठीक है, इन oogenesis रिजम्पशन ऑफ मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन का रिजम्पशन हो गया और रिलीज हो गया फर्स्ट पोलर बॉडी का, एक पोलर बॉडी बनी। तो मैंने आपको बताया था पोलर बॉडी बनती है और ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है, यही सेकेंडरी oocyte आगे जाके क्या करता है, ओव्यूलेशन, बाहर निकलेगा। फिर ये सेकेंडरी oocyte को अगर स्पर्म मिला, तो अगर स्पर्म मिल गया तो सेकंड मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी और ये ओवम बन जाएगा और उसके बाद ये जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होती है। वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस स्लाइड में एक्सप्लेनेशन में समझो क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन और क्या कैसे उसका ये आंसर है। तो देखो क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम कॉल्ड oogenesis, oogenesis मैच्योर ओवम के बनने को बोलते हैं, विच स्टार्ट एट द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के पहले 3 महीने में स्टार्ट हो जाता है बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस से, oogoनियम से प्राइमरी oocyte बना था, बताया हुआ है मैंने पिछली स्लाइड पे। बिकम अ प्राइमरी oocyte कंटेन 46 क्रोमोसोम, प्राइमरी oocyte के पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। फिर ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, मियोसिस स्टार्ट करता है। तो प्राइमरी oocyte देन अंडरगो फर्स्ट मियोटिक रिडक्शनल डिवीजन, जो कि 23 क्रोमोसोम, देखो रिडक्शनल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मियोसिस हुआ तो रिडक्शन हुई, रिडक्शन डिवीजन हुई, 23 क्रोमोसोम बने, 23 क्रोमोसोम बने, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी oocyte। तो क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया और पोलर बॉडी बन गई एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। कौन से टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम पे क्या बन जाती है, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है। तो समझ आ गया, ओवुलेशन जैसे होती है तो पोलर बॉडी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है और सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। तो oogenesis इज कंप्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो oogenesis नहीं होता है। समझ आ गया, oogenesis सॉरी, oogenesis नहीं, मतलब ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो oogenesis जो है वो कंप्लीट कब होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। क्यों ये कंप्लीट होगा, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, अब ध्यान से इसको देखो, एक बार लास्ट बार समझा दूं मैं आपको। पहले क्या था, oogoनियम था, ठीक है, ये oogoनियम क्या करेगा, ये oogoनियम माइटोसिस करेगा, प्राइमरी oocyte बनाएगा, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, और ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करता है, मियोसिस 1 जैसे ही ये करेगा, एक बन गया इसमें सेकेंडरी oocyte और एक बन गई पोलर बॉडी, ये मियोसिस 1 था, ठीक है, ये भी 23 क्रोमोसोम, ये भी 23 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड हैप्लॉइड रिडक्शनल डिवीजन होगी। फिर उसके बाद अगर तो इसको स्पर्म मिला, अगर इसको स्पर्म मिला 23 वाले को, अगर इसको स्पर्म मिला, स्पर्म जैसे ही इसको मिलेगा तो पहले यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में फर्टिलन जीन की वजह से जो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में आते थे वो नहीं होगा, पहले यहाँ पे मियोसिस 2 को कंप्लीट करवाया जाएगा।
तो M2 कंप्लीट होगा तो यहाँ पे वापस से क्या बन जाएगी, एक पोलर बॉडी बन जाएगी और ये कंप्लीट एक ओवम, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पर्म था ये भी अपना जेनेटिक जेनेटिक जो मेकअप है, जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर है वो दोनों दे देगा, तो ये सेल 46 वाली बन जाएगी, क्योंकि 23 इसके 23 इसके। तो मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद ही कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। तो दैट मीन्स जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो पीरियड्स के दौरान जो एग बाहर आता है, वो एग क्या होता है, ओवम होता है या सेकेंडरी ओसाइट होता है? अगर ध्यान से देखें तो वो सेकेंडरी ओसाइट होता है, क्योंकि स्पर्म तो मिला ही नहीं। क्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है वैसे। नेक्स्ट किस में पूछा गया है, तो ये BHU एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टाफ नर्स 2015 में क्वेश्चन आया। तो क्या है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्यूबरिटी डेवलपमेंट इन फीमेल इज यूजुअली मैनिफेस्टेड एज, कब हम मानते हैं कि फीमेल में प्यूबरिटी आ गई, ठीक है। स्टार्ट, कौन सा वो पहला साइन है, तो याद रखना ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, उसको हम थिलारके बोलते हैं, याद रखना। अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड की अपीयरेंस होती है, उसको हम थिलारके बोलते हैं। अब ये चीज आपको कभी ना बोले उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स, कुछ तरीके मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। देखो, सबसे पहले प्यूबरिटी का मतलब क्या हो गया, प्यूबरिटी का मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल में। अब प्यूबरिटी की एज से अगर आपको पूछे कि कब होती है, मेल में प्यूबरिटी 12 to 17 ईयर्स में होती है और फीमेल में प्यूबरिटी 10 to 16 ईयर्स में होती है, समझ लो। और ये साइन जो है ये मेल का साइन होता है और ये साइन जो है ये फीमेल का साइन होता है, ठीक है। ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो प्यूबरिटी में हार्मोन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेल में कौन सा हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में कौन सा, तो एस्ट्रोजन। इसीलिए मेल के टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं और एस्ट्रोजन को हम फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। अब एक दूसरी चीज जिसमें अकॉर्डिंग टू टेनर और मैस्लो, ये दो साइंटिस्ट थे, टेनर्स और मार्शल जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने साइन ऑफ प्यूबरिटी बताया कि 5 साइन होते हैं प्यूबरिटी के। सबसे पहला साइन कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं थैलारके, क्लियर। सबसे पहला साइन होता है जिसको हम बोलते हैं थैलारके। थैलारके का मतलब क्या हो गया, थैलारके का मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो कि फर्स्ट साइन होता है। फर्स्ट साइन क्या है, थैलारके, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी फीमेल में। सेकंड साइन क्या है, एडिनारके। एडिनारके क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल हेयर, जो आर्म पिट से वहां पे हेयर्स आने स्टार्ट होते हैं फीमेल के, उसे हम एक्सियल हेयर बोलते हैं। तो सेकंड क्या हो गया, एडिनारके। थर्ड हो गया प्यूबरके। प्यूबरके हो गया जो प्यूबिक रीजन है, जो वेजाइनल पोर्शन है, जो मोन्स प्यूबिस आप देखोगे वहां पे हेयर्स की प्रोडक्शन होती है, तो डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। उसके बाद फोर्थ ग्रोथ स्प्रूट, आपने देखा होगा एकदम से फीमेल की हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। ये खासकर 7th 8th की क्लास में होता है, 8th 9th की क्लास में होता है। 7th में बच्ची को जो कपड़े आ रहे थे ना, तो 8th में एक साल में वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ग्रोथ स्प्रूट आ जाता है, इंक्रीज हाइट हो जाती है। और 5th पॉइंट होता है मिनार के। मिनार के मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम मिनार के बोलते हैं। और ये पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मिनार के होता है वो लास्ट साइन होता है प्यूबरिटी का, क्लियर। तो फर्स्ट साइन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है तो थैलार के, लास्ट साइन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मिनार के। इसको याद रखने के लिए आपने टैप जीएम करना है, टैप जीएम, गुड मॉर्निंग, टैप गुड मॉर्निंग। किसी को आप टैप करो और बोलो गुड मॉर्निंग, तो टैप जीएम, TAP, T स्टैंड फॉर थैलार के, A स्टैंड फॉर एडनार के, P स्टैंड फॉर प्यूबार के, GM जो है ग्रोथ स्प्रूट एंड मिनार के। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। वैसे मैं निमोनिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मुझे एक चीज लगती है कि ऑलरेडी एक चीज याद करने के लिए तुम एक निमोनिक्स याद कर रहे हो तो बर्डन बढ़ा ही रहे हो, तो बट निमोनिक्स अगर याद रहता है तो ठीक। तो देखो आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, करेक्ट आंसर की एक्सप्लेनेशन क्या है, द बिगिनिंग ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट और ब्रेस्ट बर्ड कॉल्ड थैलारके। तो जो बिगिनिंग है ब्रेस्ट डेवलपमेंट की, ब्रेस्ट बर्ड की, उसको हम थैलारके बोलते हैं, जो कि विच इज फर्स्ट साइन ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्यूबरिटी दैट अकर एट 13 ईयर एज में ये स्टार्ट होती है और फर्स्ट साइन होता है प्यूबरिटी का। प्यूबार्के जो है डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर इज नेक्स्ट, इसके बाद प्यूबार्के आता है। एंड ऑनसेट ऑफ मिनार्के इज लास्ट साइन ऑफ प्यूबरिटी डेवलपमेंट इन द फीमेल। और जो लास्ट साइन है वो क्या है, मिनार्के है, जो कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ये लास्ट साइन होता है प्यूबरिटी का। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SIC स्टाफ नर्स 2016 मार्च में आया था। द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबरिटी इन द गर्ल्स इज थैलारके, ढूंढो, टिक, बढ़ो आगे, खत्म क्वेश्चन। एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर 2020 में, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबार्के इन गर्ल्स इज, तो क्या था, थैलारके, थैलारके के बाद क्या था, एडनारके, एडनारके के बाद क्या था, प्यूबार्के, प्यूबार्के के बाद क्या था, ग्रोथ स्प्रूट, उसके बाद क्या था, मिनारके। तो मतलब पहले थैलारके, तो देखो पहले थैलारके कहाँ है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें पहले थैलारके, ठीक, प्यूबार्के तो गलत।
मीनार के ये तो लास्ट होता है, तो मतलब इन दो में आप कन्फ्यूजन है। थिलारके के बाद क्या आता है? प्यूबार्के आता है ना, ठीक। थिलारके के बाद में से ये तो लास्ट है, ये तो गलत हो गया, तो हमने एलिमिनेशन से निकाल दिया। थिलारके के बाद प्यूबार्के, प्यूबार्के के बाद क्या है? एडनार्के वगैरह वो, लेकिन सीधा हम आ जाते हैं थिलारके के बाद थिलारके, एडनार्के नहीं दिया है, सीधा प्यूबार्के, तो प्यूबार्के और मीनार्के, ये इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग अप्रैल 2021 में पूछा गया था। फिजिकल चेंजेस इन एडोलिसेंट गर्ल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये कह रहा है एडोलिसेंट गर्ल में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं वो सारे ये हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब एक्सेप्ट है ना, तो कौन सा नहीं है वो गलत हमने ढूंढना है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडोलिसेंस होता क्या है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एडोलिसेंस होता क्या है, थोड़ा जूम करके बताता हूँ ताकि आप नोट इजीली कर पाओ। एडोलिसेंस क्या है? एडोलिसेंस इज द ट्रांजिशनल डेवलपमेंट स्टेज। ट्रांजिशनल डेवलपमेंट स्टेज है कब? बिटवीन चाइल्डहुड से एडल्टहुड। चाइल्डहुड से एडल्टहुड में बच्चा जा रहा है, यही ट्रांजिशनल जो स्टेज होती है इसी को हम एडोलिसेंस बोलते हैं। टिपिकली अकरिंग बिटवीन एज 10 एंड 25। तो कब से कब तक? 10 साल से लेकर 25 तक जो ये ट्रांजिशनल स्टेज आती है चेंजिंग वाली, इसी को हम एडोलिसेंस बोलते हैं। मार्क्ड बाय रैपिड फिजिकल, रैपिडली फिजिकल ग्रोथ हो रही है, वही ग्रोथ स्प्रूट आ रही है, हिप हिप गर्डर लड़की का बढ़ जाता है, हिप पोर्शन बड़ा हो जाता है ना, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट हो जाती है, क्लियर। और एंड सोशल चेंजेस, और सोशल चेंजेस भी आती है, फीमेल में शाइनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, एक फीमेल फेमिनिन कैरेक्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब कब होता है? एडोलेसेंस में होता है। तो एडोलेसेंस, अब ये क्या है फिजिकल चेंजेस क्या क्या है, तो देखो अटेनमेंट ऑफ मीनार के, तो बिल्कुल मीनार के होता है अटेनमेंट ऑफ मीनार। तो क्या है? फिजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंट गर्ल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या है? तो अटेनमेंट ऑफ मीनार के, क्या मीनार के आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है तो होती है। उसके बाद क्या है? बियर्ड ग्रोथ, क्या आपने दाढ़ी मूंछ देखी है? नहीं होती है ना, तो ये बियर्ड ग्रोथ किस में होती है? मेल में होती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि हमको एक्सेप्ट ढूंढना था। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर तो बिल्कुल होती है। समझ आ गया क्या? क्लियर हुआ? अब देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि मेमोरी ग्लैंड किसकी डेवलपमेंट होती है, तो वो आपके स्वेट ग्लैंड्स की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हमने मेमोरी ग्लैंड के अंदर लोब्स की बात की, तो लोब्स कितने होते हैं? 12 से लेकर 20 होते हैं। रिवाइज मेरे साथ साथ करो। नेक्स्ट जो फंक्शनल यूनिट होता है मेमोरी ग्लैंड का वो क्या होता है? तो एसिनाई सेल्स होती हैं। और एक लोब के अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड में? तो एक लोब के अंदर 10 से लेकर 100, 10 to 100 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक लोब्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? तो एल्वेलाई होता है, ठीक है। एल्वेलाई लाइंड किससे होता है? तो एसिनाई सेल से होता है। और ये जो एसिनाई सेल्स हैं यही मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए ये फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं मेमोरी ग्लैंड की, ठीक है। और ये जो एसएनएसएल मिल्क को प्रोड्यूस करवाती हैं, ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये काम करती हैं? तो उस हार्मोन का नाम प्रोलैक्टिन है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बताई। oogenesis को पूरा डिटेल में आपको मैंने बताया। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, वो भी आपको मैंने समझाया। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, हाइपरट्रॉफी क्या होता है। तो आज के लेक्चर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिली है। तो आज जो जो आपने पढ़ा ये सारा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने शीट्स पे लिख लिया होगा और अब आप रिवाइज भी इसको अच्छे से करोगे। तो देखो यार मैं फिर वापस से आपको बता रहा हूँ कि 3 कम्युनिटीज, बस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और साथ में आपका टेलीग्राम, इन तीनों पे पीएनडब्ल्यू ऑफिशियल्स को फॉलो कर लो क्योंकि तीनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंटेंट रोज आ रहा है, डेली आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। तो तीनों जगह जुड़ जाओ। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। अपने इंस्टा पे स्टोरीज डाल दो पीआर यादव सारथी बैच की, ताकि इस बैच की इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाए कि हर एक नीडी स्टूडेंट तक ये बैच पहुंच जाए। मतलब पीआर यादव को अगर कोई जाने तो बस सारथी बैच से जाने। क्या ये कंटेंट जो है आपको बहुत पसंद आ रहा है? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ कमेंट्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स आप कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप सपोर्ट शो कर रहे हो, जिसकी वजह से अब हमें लग रहा है कि हमें इस बैच को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्यूल करें और जितना जल्दी हो सके उतने ज़्यादा लेक्चर्स लाएं, उतनी ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाएं, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ाएं। क्योंकि अब हम चाहते हैं कि इस बैच से आप अपना सपना पूरा कर पाओ। 1 लाख रुपया महीना नर्सिंग ऑफिसर आप बन के दिखाओ। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।